हेलो स्टूडेंट्स, स्वी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के इतिहास विषय का लेसन नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, और उसके दौरान हम पढ़ रहे थे गुप्त कला, साहित्य एवं विज्ञान का विकास। गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास। उसके दौरान हमने पढ़ रहा था गुप्त काल में हिंदी विधियों का संकलन, और उसमें किस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ा था हमने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ी थी, और फिर हमने पढ़ा था आर्थिक जीवन। और आर्थिक जीवन में हमारा चल रहा था, पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कृषि। उसके पश्चात हमने पढ़ा था पशुपालन। उसके पश्चात हमने अंत में पढ़ा था उद्योग और शिल्पों के बारे में, यानी कि उद्योग धंधे कैसे थे और शिल्पकार कैसा था। तो आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का हिस्सा, वस्त्र। तो वस्त्रों में है, वस्त्र निर्माण भी गुप्त काल का एक बहुत ही प्रमुख उद्योग था, व्यवसाय था, काम था। अमरकोश नाम के ग्रंथ में इसका उल्लेख आता है, इसका वर्णन हमको मिलता है। गुप्त काल के अंदर धनी व्यक्तियों के लिए, यानी कि जो रईस लोग थे, अमीर घराने के लोग थे, उनके लिए बहुत भारी कपड़ा बनाया जाता था। और इस ग्रंथ अमरकोश में रेशम का कपड़ा बुनने की पूरी प्रक्रिया का बड़ा ही अच्छे तरीके से विवेचन किया गया है या वर्णन किया गया है। भारत के उत्तर दक्षिण व्यापार में वस्त्रों का प्रमुख स्थान था, तथा विदेशी बाज़ारों में भी भारतीय वस्त्रों की बहुत ज़्यादा मांग थी, क्योंकि यहाँ का जो मलमल था, रेशम था, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। रेशमी वस्त्र, मलमल, लीलन, ऊनी व सूती वस्त्रों की विदेशों के अंदर बहुत मांग थी। यानी कि भारतीय वस्त्रों के अंदर जो रेशमी वस्त्र थे, मलमल था, लीलन थी और ऊनी व सूती वस्त्र था, उनकी विदेशों के अंदर बहुत ज़्यादा मांग थी, बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी। गुप्त काल में आभूषण बनाने का शिल्प भी, यानी कि जो आभूषण बनाने की, गहने जेवरात आदि बनाने की जो कला थी, वो भी उन्नत अवस्था में थी, बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में थी, यानी कि बहुत ही मजबूत अवस्था में थी। आभूषण बनाने के लिए स्वर्ण एवं रजत के अलावा, स्वर्ण का मतलब है सोने का प्रयोग और रजत का मतलब है चांदी का प्रयोग। तो आभूषण बनाने के लिए स्वर्ण एवं रजत के अलावा विभिन्न प्रकार के रत्नों का भी बहुलता से प्रयोग किया जाता था। यानी कि आभूषण बनाने के लिए सोने और चांदी के अलावा बहुत प्रकार के जो रत्न थे, विभिन्न प्रकार के जो अयस्क थे, उनका प्रयोग किया जाता था। बृहद संहिता में 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख है। बृहद संहिता एक ग्रंथ है, उसमें 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख या वर्णन मिलता है। साहित्यक साक्ष्य बताते हैं, साहित्यक जो साक्ष्य हैं, साहित्य के अनुसार जो गवाह हैं, प्रमुख हैं, वो बताते हैं कि गुप्त काल में काष्ठ शिल्प,
काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी की शिल्प कला। जो काष्ठ लकड़ी की कला थी वो भी विकसित अवस्था में था। काष्ठ जो शिल्प भी विकसित अवस्था में था, विकासशील नहीं था, विकसित यानी कि पूर्ण रूप से चलता था। इलाहाबाद के निकट भीत नामक स्थल पर गुप्तकालीन हाथी दांत की बनी 2 मोहरें प्राप्त हुई। आगे है नंबर 4, श्रेणी संगठन, यानी कि ये जो शिल्पी थे, उद्योग धंधों वाले थे, व्यापारी वर्ग था, ये किस प्रकार अपने संघ या ग्रुप बनाते थे, तो उसका वर्णन है आगे। शिल्पी, उद्यमी तथा व्यापारी संगठित थे, यानी कि संगठन में रहते थे, यूनियन में रहते थे, कहने का मतलब है। और उन्होंने अपने अपने संघ बना रखने थे, अपनी अपनी यूनियनें बना रखी थी। इन संघों को श्रेणी, निगम अथवा गण कहा जाता था। बहुत ही अच्छी बात लिखी है इसने भी, अंडरलाइन कर लेना इसको। इन संघों को श्रेणी, निगम अथवा गण कहा जाता था। ये श्रेणियाँ व्यावसायिक, उद्यम एवं निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अपने व्यवसायों के संचालन के लिए, उनको चलाने के लिए उनके अपने नियम और कोष थे। कोष का मतलब होता है खजाना, जिसमें धन वगैरह रखा जाता है, इसको कोष कहते हैं। इनके अपने ही नियम थे, यानी कि अपने व्यवसाय को चलाने के लिए इनके अपने ही नियम थे और अपना इनका कोष था भी। वे आधुनिक बैंकों की भांति काम करते थे। जो वर्तमान समय में बैंक चल रहे हैं, ये श्रेणी लोग हैं, जो श्रेष्ठी लोग हैं, ये इसी प्रकार काम करते थे इतिहास में, पुराने समय में। ये ऋण ब्याज पर देते थे और निधियां ब्याज पर अपने पास रखते थे। ये लोगों को उधार देते थे, यानी कि कर्ज वगैरह देते थे ब्याज पे। और निधियां का मतलब जो धरोहर है, उनकी जो सामग्री है, कोई जो गहने आभूषण हैं, इनको अपने पास ब्याज पर रखते थे। व्यापार व उद्योग श्रेणियों में संगठित थे। श्रेणियों में वस्त्रोद्योग, बैंकिंग आदि का काम प्रमुख था। श्रेणियाँ आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती थीं और सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्य भी करती थीं, जैसे सभागृहों, यात्रियों के लिए पीने योग्य पानी की सुविधाओं से युक्त विश्राम गृह यानी कि आराम घर, जलाशय, उद्यान, मंदिरों आदि का निर्माण। मंदसौर के एक कुमारगुप्त कालीन लेख से ज्ञात होता है कि दशपुर यानी कि मंदसौर में तंतुओं को वहाने वाले, तंतुओं को चलाने वाले अर्थात जुलाहे की एक श्रेणी थी, जिसने सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। श्रेणियाँ अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती थी, आज़ाद होती थी। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। यह पद आनुवंशिक होता था, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। नालंदा एवं वैशाली से गुप्त कालीन श्रेणियों, सार्थवाहों एवं कुलिकों की मोहरें प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल में श्रेणी से बड़ी संस्था होती थी। गुप्त काल में श्रेणी से बड़ी संस्था होती थी, जिसकी शिल्प श्रेणियाँ सदस्य होती थी और उसे निगम के नाम से जाना जाता था, यानी उसे निगम कहा जाता था।
अर्थात व्यापारिक समितियों को निगम कहते थे। प्रत्येक शिल्पियों की अलग अलग श्रेणियां होती थी। ये श्रेणियां कानून एवं परंपरा की अवहेलना करने वालों को सज़ा देने का अधिकार रखती थीं। व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाला सार्थवाह कहलाता था और निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। और निगम का प्रधान क्या कहलाता था? श्रेष्ठी कहलाता था। आगे है गुप्त काल में व्यापार एवं उद्योग, यानी कि गुप्त काल में व्यापार और उद्योग किस प्रकार के था। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आंतरिक व्यापार की, यानी कि जो राज्यों के अंदर ही रहता था, अंदर तक सीमित था, उसको आंतरिक व्यापार। तो गुप्त काल में व्यापार एवं वाणिज्य अपने चरम उत्कर्ष पर था। यानी कि गुप्त काल में जो व्यापार और वाणिज्य था वो अपने चरम उत्कर्ष पर, यानी कि श्रेष्ठ चढ़ान पर था। आंतरिक व्यापार सड़कों और नदियों के द्वारा किया जाता था। आंतरिक व्यापार सड़कों और नदियों के दोनों के द्वारा किया जाता था। गुप्त काल में दीर्घ, यानी कि लंबी राजनीतिक स्थिरता एवं शांति की स्थिति तथा गुप्तकालीन नरेशों द्वारा प्रभुत मात्रा में, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं ने व्यापार के विकास में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। व्यापार, आंतरिक व्यापार की प्रमुख वस्तुओं में दैनिक उपयोग की लगभग सभी वस्तुएं शामिल थी, जिनको नगरों एवं ग्रामों, यानी कि गांव के बाज़ारों में मुख्यतः बेचा जाता था और गांव के बाज़ारों में मुख्यतः बेचा जाता था। जबकि विलासितापूर्ण यानी कि ऐशोआराम की वस्तुएं दूरस्थ प्रदेशों से लाई गई वस्तुएं शामिल थी। यानी कि विलासितापूर्ण वस्तुओं में दूरस्थ प्रदेशों में, यानी कि विदेशों से लाई गई वस्तुएं भी शामिल थी। सारथ भ्रमणशील व्यापारी थे। जो सार्थ थे वो भ्रमणशील व्यापारी थे, जिनका नगरीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। नारद एवं बृहस्पति की स्मृतियों में, उनकी यादों में, स्मृतियों में क्रेताओं और विक्रेताओं के सभी हितों की, विक्रेताओं के समान हितों की रक्षा के लिए अनेक नियम विनियम मिलते हैं। नियम से भी, जो नियम के बाद नियम बनाया जाए उसको विनियम, उपनियम भी कह सकते हैं, मिलते हैं। गुप्त काल में मार्गों से यात्रा सुरक्षित एवं निरापद थी। चीनी यात्री फाहियान ने भारत में अपनी यात्रा के दौरान कहीं भी असुरक्षा महसूस नहीं की। यानी कि मार्गों में यात्रा सुरक्षित और निरापद थी, बिना किसी डर के लोग यात्रा करते थे। और फाहियान ने भी अपने यात्रा के दौरान कहीं भी असुरक्षा महसूस नहीं की थी। यानी कि सुरक्षित यात्रा थी भी भारत की यात्रा। उज्जैन
भाड़ोच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिछत्र, कौशाम्बी आदि महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर थे। ये जो उज्जैन है, भड़ोच हैं आदि जो नाम ऊपर दिए गए हैं, ये सब बड़े महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर थे, यानी कि व्यापारों के केंद्र थे। इन सब में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था और उज्जैन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, यानी कि केंद्र था, क्योंकि देश के हर कोने से मार्ग उज्जैन की ओर आते थे। क्योंकि देश के हर एक कोने से मार्ग उज्जैन की तरफ आते थे। पेशावर, मथुरा, उज्जैन, पैठान मुख्य व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र थे। अब आगे है विदेशी व्यापार। भारतीय बंदरगाहों का बाहर के अनेक देशों से स्थायी सामुद्रिक संबंध बना हुआ था। ये देश थे चीन, श्रीलंका, फ्रांस, फारस, अरब, इथोपिया, बेजेंटाइन यानी कि रोमन साम्राज्य तथा हिंद महासागर के द्वीप। गुप्त काल में चीन के साथ भारत के विदेशी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। चीन का जो रेशम चीना शुक के नाम से प्रसिद्ध था। चीन का कोई रेशम था जो चीना शुक के नाम से प्रसिद्ध था। भारत के बाज़ारों में अत्यधिक लोकप्रिय था। रोमन साम्राज्य के पतन से कमज़ोर हुआ पश्चिमी विदेशी व्यापार में पुनः बेजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना व बाद वृद्धि हुई। यहाँ निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में रेशम एवं मसाले प्रमुख थे, यानी कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में रेशम और मसाले प्रमुख थे। आगे है भृगुकच्छ यानी कि भड़ोच, पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। कैम्बे, सोपार व कल्याण बंदरगाह थे। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों में घंटशाला, कदूरा तथा गंगा के मुहाने पर ताम्रलिप्ति स्थित था। ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत में होने वाले सामुद्रिक व्यापार का यह सबसे बड़ा केंद्र था। चीन, इंडोनेशिया तथा श्रीलंका के व्यापारिक जहाज यहाँ आते जाते थे। रघुवंश एवं 10 कुमार चरित में ताम्रलिप्ति से होने वाले समृद्ध सामुद्रिक व्यापार के उल्लेख हैं, यानी कि उस सामुद्रिक व्यापार का वर्णन मिलता है। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि गुप्त साम्राज्य एशिया का प्रमुख केंद्र स्थल था एवं विश्व के सामुद्रिक देशों में यह सर्वप्रमुख सामुद्रिक शक्ति के रूप में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था।
भारत में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथीदांत व अरब, ईरान तथा बैक्ट्रिया से घोड़ों का आयात होता था, यानी कि इन देशों से घोड़े मंगवाए जाते थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन व पश्चिम से ताम्रलिप्ति, भड़ोच आदि बंदरगाहों से व्यापार होता था। मसाले, मोती, वस्त्र, हाथीदांत, नील का निर्यात एवं धातु, चीना शंकु, घोड़ों आदि का आयात किया जाता था। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसमें से आपको कुछ प्रश्न करने हैं। गुप्त काल में व्यापार और उद्योगों का वर्णन, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।